नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुपमात। साथियों, पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे होंगे। कहीं पेट्रोल पंप गुलाबी दिखाई दे रहा है, कहीं बाइक के टैंक पर चींटियां चिपकी हुई हैं, तो कहीं पेट्रोल के साथ पानी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। और लगभग हर वीडियो में एक ही शब्द सुनाई देता है, और वो है एथेनॉल। अब इन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, यह एक अलग विषय है। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत सरकार धीरे धीरे पेट्रोल को बदल रही है। नेपाल के दर्शकों के मन में भी एक सवाल होगा कि अगर भारत E20 से E85 की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या नेपाल भी भविष्य में यही रास्ता चुनेगा, क्योंकि नेपाल की ईंधन व्यवस्था भारत से काफी गहराई से जो है वो जुड़ी हुई है। क्या आने वाले समय में शुद्ध पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या आपकी पुरानी बाइक और कार एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए सुरक्षित है? क्या एथेनॉल वास्तव में पर्यावरण बचाएगा, या इससे किसानों, आम जनता और अर्थव्यवस्था पर नया दबाव पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह केवल पर्यावरण की नीति है, इसके पीछे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और भविष्य की भू राजनीतिक रणनीति भी छुपी हुई है? और भारत को देखकर क्या नेपाल भी ऐसे कदम को उठाएगा कि उसके यहां भी एनर्जी सिक्योरिटी, तेल आयात पर निर्भरता कम और भविष्य की भू राजनीतिक रणनीति भी जो है वो बनी रहे? आज के इस पूरे वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और डेटा के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है गुलाबी पेट्रोल, सच क्या है? भारत का नया पेट्रोल, क्या नेपाल अगला होगा? इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज को कवर किया है। न्यूज है E20 मिक्सिंग इन ट्रायल फेज, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटस को ऑन एथेनॉल कोटा। तो एथेनॉल एक्सपेरिमेंट में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है गडकरी की पूरी टीम, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि एथेनॉल होता क्या है। साथियों, सबसे पहले बुनियादी सवाल का जवाब ही हम पहले ले लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब लोग एथेनॉल शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में शराब का ख्याल आता है। लेकिन यहां बात शराब की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है ईंधन की। दरअसल एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन इसका एक बड़ा उपयोग बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। बायोफ्यूल यानी कि ऐसा ईंधन जिससे पेट्रोलियम में से नहीं बल्कि कृषि फसलों और जैविक पदार्थों से जो है वो तैयार किया जाता है। भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से तीन स्रोत से जो है वो प्राप्त होता है, जैसे कि गन्ने से निकलने वाला शीरा, जिसको कि मोलासेस या गन्ने के रस के नाम से आप जानते हैं। दूसरा मक्के से, और कुछ परिस्थितियों में टूटे हुए चावल या अन्य अनाजों से। यानी खेत में उगने वाले फसल ही आगे चलकर आपकी गाड़ी के ईंधन का हिस्सा बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि पेट्रोल में इसे मिलाया ही क्यों जाता है। साथियों, इसका कारण इसकी रासायनिक विशेषताएं हैं। एथेनॉल अत्यधिक ज्वलनशील होता है और इंजन में पेट्रोल की तरह जल सकता है। हालांकि इसकी ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे दहन अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ होता है और कुछ प्रदूषकों का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने पेट्रोल में सीमित मात्रा में इथेनॉल मिलाना शुरू किया है। भारत भी अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल केवल इतना नहीं है कि इथेनॉल क्या है। असल सवाल यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, और इसका जवाब हमें भारत के ऊर्जा मानचित्र से मिलता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश जो है बन चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल भारत विदेशों से आयात करता है। गुलाबी पेट्रोल का सच, क्या सरकार मजबूर कर रही है, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाए, जैसे कि अभी हुआ है, फिर अभी डाउन हुआ है, फिर हो सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे फिर विवाद हो तो फिर बढ़ जाए। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाए, अगर मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ जाए, अगर रूस पर नए प्रतिबंध लग जाए या समुद्री व्यापार मार्गों में कोई बड़ी रुकावट आ जाए, तो इसका असर केवल सरकार पर नहीं पड़ता, बल्कि पेट्रोल और डीजल भी महंगे होते हैं। परिवहन की लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और अंततः इसका बोझ आम नागरिक की जेब के ऊपर पड़ता है। और यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से भारत एक ऐसा विकल्प तलाश रहा था जिससे विदेशों में तेलों के ऊपर, जो विदेशी है उनके ऊपर निर्भरता कम किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। यानी पेट्रोल में धीरे धीरे एथेनॉल मिलाकर एक ऐसा ईंधन तैयार करना जिससे कि आयातित तेल के ऊपर निर्भरता को जो है वो घटा दिया जाए और साथ साथ में किसानों और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन यह योजना शुरू कब हुई, इसके बारे में भी अगर हम बात करें साथियों, तो सरकार ने इसकी कितनी सफलता प्राप्त की, यह भी एक सवाल है। साथियों, आखिर E10 से E20 और E20 से E85 की जो पूरी यात्रा है, इसका रोड मैप जो है वो हमें समझना जरूरत हो।
साथियों, भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की अगर हम बात करें, तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो पूरी योजना है, यह कोई नीति नहीं है। इसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी। असल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का विचार भारत में आज का नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 25 साल पहले हो चुकी थी। साल 2001 में भारत सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 5% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचा था। उद्देश्य ये था कि ये देखा जाए कि क्या भारतीय वाहनों में इस मिश्रण का सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है। शुरुआती परिणाम काफी सकारात्मक रहे और इसी आधार पर 2003 में सरकार ने आधिकारिक रूप से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी कि ईबीपी शुरू किया। पहले चरण में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में E5 पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 100 लीटर पेट्रोल में लगभग 5 लीटर एथेनॉल मिलाया जाना था। लेकिन योजना जितनी आसान कागज पर दिखाई दे रही थी, जमीन पर उतनी नहीं थी। देश में पर्याप्त एथेनॉल उत्पादन नहीं था। चीनी मिलों की आपूर्ति सीमित थी, खरीद की व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी और तेल कंपनियां तक समय पर एथेनॉल पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी कारण अगले 10 वर्षों तक यह कार्यक्रम अपेक्षाकृत गति नहीं पकड़ पा रहा। स्थिति इतनी धीमी थी कि 2013-14 तक भारत में पेट्रोल के औसतन 0.1% से 1.5% तक जो है वह एथेनॉल मिलाया जा पा रहा था। यानी जिस लक्ष्य की शुरुआत 5% से हुई थी, वह घटकर जो है वो 0.1 से 1.5% तक आ चुका था। इसके बाद 2014 में इस कार्यक्रम को नई गति मिली। सरकार ने तेल आयात कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति में कई बदलाव किए। एथेनॉल की खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया और उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य जो है तय किए। नए डिस्टलरी लगाने का प्रोत्साहन दिया गया और गन्ने के साथ साथ मक्का तथा अन्य अनाजों से भी एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और इन सुधारों का असर सीधे सीधे दिखाई देने लगा। साथियों, अगर 1 लीटर एथेनॉल बनाने के बारे में अगर हम बात करें, तो पानी की खपत 1 लीटर एथेनॉल में, अगर गन्ने का एथेनॉल बना रहे हैं तो 3000 लीटर पानी लगेगा। अगर मक्का का एथेनॉल बना रहे हैं तो लगभग 2500 लीटर पानी लगेगा और अगर चावल का एथेनॉल बना रहे हैं तो लगभग 4500 लीटर जो है वो पानी लगेगा, जिसके बाद 1 लीटर एथेनॉल आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि एक तरफ सरकार जो है वो एथेनॉल के माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषण को रोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने जल का आवश्यकता देखा, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रश्न चिन्ह है। लेकिन चलिए, हमने कहा कि सुधार जो है धीरे धीरे दिखाई दिए और जो लक्ष्य वर्षों तक अधूरा रहा वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। सरकार ने 2014 के बाद E10 यानी कि 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा और 2022 में इस लक्ष्य को जो है राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर लिया। अब सरकार का अगला लक्ष्य था वो था E20 और इसे 2030 तक हासिल करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन प्रगति काफी अपेक्षाकृत तेज थी। 2025-26 के अग्रिम में ही अगर हम बात करें, तो सरकार ने जो है वह 1 अप्रैल 2026 से देश भर में E20 पेट्रोल की आपूर्ति जो है वो शुरू कर दी। यानी आज भारत में मिलने वाला सामान्य पेट्रोल 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण का एक रूप है, जो कि आप गाड़ी में भरवा रहे हैं। लेकिन सरकार की योजना यही नहीं रुकी। देश में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर सरकार अब E85 यानी कि 85% एथेनॉल वाला ईंधन भी उपलब्ध करा रही है, जिसे विशेष रूप से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के रूप में जो है वो विकसित करने के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, कई आरोप भी लग रहे हैं गडकरी साहब पे कि गडकरी साहब का जो पूरा परिवार है वो एथेनॉल बनाने वाली ही कंपनी के रूप में काम कर रहा है, तो गडकरी साहब इनडायरेक्टली अपने परिवार को इससे जो है वो फायदा पहुंचा रहा है। अब हमने कहा कि लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए विकसित किया गया और तेल का जो हमारी निर्भरता है लगभग 80% अन्य देशों पर, विदेशों से, उसको कम करना। तो सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक ऐसे पंपों की संख्या जो 1 है उसको बढ़ाकर 500 तक कर दिया जाए और भारत अब केवल पेट्रोल में थोड़ा बहुत एथेनॉल मिलाने की नीति पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां वाहन उच्च एथेनॉल मिश्रण से अब आगे चलकर 100% एथेनॉल को जो है वो वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग कर सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सारा एथेनॉल आखिर आएगा कहां से? क्या भारत के पास इतनी क्षमता है, या इसके लिए हमें अपनी खेती और खाद्यान्न उत्पादन का स्वरूप जो है बदलना होगा? साथियों, सरकार आखिर एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रही है और सरकार तेल से आजादी के नाम पर यह तैयारी क्यों कर रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो ब्राजील के पेट्रोल पंप पे है और वहां आप देखिए कि आपको 3 प्रकार के तेल दिख रहे हैं, जहां यहां आपको एथेनॉल, यहां गैसोलीना और यहां 3 प्रकार के तेल, और तीनों के आप देख रहे हैं कि अलग अलग नोजल आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्राजील सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। भारत की सरकार भी जो है ये बहुत ज्यादा एथेनॉल पर जोर दे रही है। तो सरकार की पूरी योजना इतना बड़ा दाव क्यों लगाने पर है? क्या केवल प्रदूषण को कम करना ही सरकार का लक्ष्य है, या इसके पीछे आर्थिक और रणनीतिक कारण भी?
साथियों, सरकार के अनुसार एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश में जो है वो तीन बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा अगर हम बात करें तो विदेशी मुद्रा की बचत। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीद रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा पेट्रोल आयात होगा, उतने ही ज्यादा डॉलर भारत को विदेश में भेजने पड़ेंगे। लेकिन यदि पेट्रोल का एक हिस्सा देश में बने एथेनॉल से बदल जाए तो आयातित तेल की जरूरत अपने आप जो है कम हो जाएगी, और यही सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पिछले लगभग 12 वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत में लगभग 302 लाख मीट्रिक टन कम कच्चा तेल जो है वह आयात करना पड़ा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए के जो विदेशी मुद्रा है इसकी बचत हुई। यानी जो पैसा विदेशों में तेल खरीदने पर खर्च होता है उसका एक हिस्सा देश के भीतर बच गया। दूसरा है वो है किसानों की आय। साथियों, एथेनॉल केवल ऊर्जा की कहानी नहीं, ये कृषि की भी कहानी। क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए सबसे अधिक जरूरत पड़ती है वो है गन्ने की, मक्के की और कुछ मामले में टूटे हुए चावल जैसे अनाजों की। जैसे जैसे एथेनॉल की मांग बढ़ी वैसे वैसे इन फसलों की मांग जो है बढ़ने लगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो साल 2025-26 में भारत में मक्का की खेती पर का रकबा बढ़कर 91.89 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में एथेनॉल कार्यक्रम के कारण किसानों को लगभग 1.58 लाख करोड़ का अतिरिक्त भुगतान जो है किया गया। यानी सरकार के अनुसार यह केवल ऊर्जा नीति नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने की एक रणनीति भी है। तीसरा अगर हम कारण बात करें तो पर्यावरण को लेकर बात जो की जा रही है। सरकार कहती है कि एथेनॉल से जो है वो प्रदूषण में कमी होता है, क्योंकि एथेनॉल जलता है तो उसके जीवन चक्र के आधार पर जीवाश्म ईंधनों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम होता है। नीति आयोग के आकलन के अनुसार गन्ने और मक्के से बने एथेनॉल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 60 से 65% की जो है वो कमी संभव है। और इसी आधार पर सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के कारण अब तक लगभग 909 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है कम हुआ है। यानी कि सरकार की नजर में एक ही नीति जो है वह 3 लक्ष्यों को जो है वो पूरा कर रही है। विदेशी जो तेल है उस पर निर्भरता कम हो रहा है, किसानों का आय बढ़ा, प्रदूषण में भी कमी हो रहा है। सुनने में यह विन विन मॉडल लगता है, लेकिन अगर तस्वीर इतनी शानदार होती तो दुनिया भर में इस नीति पर विवाद क्यों हो रहा? कई वैज्ञानिक, कई पर्यावरण विशेषज्ञ और कई अर्थशास्त्री इस मॉडल पर गंभीर सवाल क्यों उठा रहे हैं, और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पक्ष। साथियों, यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष अगर हम शुरू करने की बात करें तो सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक बड़ी सफलता बता रही है। लेकिन इस नीति को लेकर कई सवाल जो है उठ रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग में आप देखिए, क्रॉप का फर्मेंटेशन, फिर प्यूरिफिकेशन, फिर इथेनॉल, फिर ब्लेंडिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर जो फ्यूल स्टेशन तक पहुंचता है। 2003 से शुरुआत हुई यात्रा अब 2026 तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो हमने कहा कि काफी ज्यादा विवाद उठ रहे हैं। इनमें कुछ तकनीकी हैं, कुछ आर्थिक और राजनीतिक। जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि क्या पुरानी गाड़ियां E20 के लिए तैयार है, और सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है जो 2023 से पहले बाइक या कार चला रहे थे। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने इंजन और फ्यूल सिस्टम को मूल रूप से कम एथेनॉल मिश्रण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। कई पुराने वाहन मालिक और कुछ मैकेनिक ने समय समय पर माइलेज कम होने, रबर सील या फ्यूल सिस्टम में कुछ हिस्सों में घिसाव होने तथा फ्यूल फिल्टर या फ्यूल पंप से जुड़ी शिकायतों का दावा किया। हालांकि इन अनुभवों की प्रकृति वाहन मॉडल, रखरखाव और ईंधन की गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। और यही कारण है कि वाहन निर्माता कंपनियां अपने ऑनर मैनुअल में यह स्पष्ट रूप से लिखती है कि संबंधित मॉडल अधिकतम कितने परसेंट एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए उपयुक्त है। कई पुराने मॉडलों पर मैनुअल में E10 लिखा हुआ है तो कई पर E20 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, और इसी वजह से पुराने वाहन मालिकों के बीच अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। दूसरी ओर अब बाजार में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी आने लगे। इन वाहनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 100% पेट्रोल और 100% एथेनॉल या दोनों के मिश्रण पर भी जो है चल सके। हालांकि फिलहाल ऐसे वाहनों की संख्या, बिक्री दोनों काफी सीमित है। सबसे दूसरा विवाद है वो एथेनॉल के सस्ता होने और पेट्रोल के ऊपर बात हो रही है कि अगर एथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे, और ये सवाल शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अभी सवाल यही था कि जब आप E85 की बात कर रहे हैं तो भी पेट्रोल के जो दाम है वो उतने क्यों है, जो 85% आप गन्ने का जूस है या मक्के का जूस ही भर दे रहे हैं। साथियों, अगर एथेनॉल की खरीद कीमत पेट्रोल से कम है तो E20 लागू होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें बड़ी कमी क्यों नहीं दिख रही? असल में साथियों, पेट्रोल की खुदरा कीमत केवल कच्चे तेल की लागत तय नहीं होती। उसकी रिफाइनरी, उसका परिवहन, उसकी मार्केटिंग, उसका सेंटर और राज्य सरकारों के कर, साथ में डीलर का जो कमीशन है, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत जो है वो सभी के सभी मामले जो है इसमें शामिल होते हैं। यानी केवल एथेनॉल मिल जाने से पेट्रोल की अंतिम कीमत उसी अनुपात में कम नहीं होगी, ऐसा जो है कहा जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यदि मिश्रण में अपेक्षाकृत कम कीमत वाला ईंधन शामिल हो रहा है तो उपभोक्ताओं को उसका लाभ किस रूप में मिल रहा है यह भी बताया जाए और इसमें पारदर्शिता रखा जाए।
तीसरा विवाद जो है वो पानी की भारी खपत को लेकर है। जैसे कि हमने गन्ना, मक्का और चावल तीनों में हमने देखा 2500, 3000 और 4500 लीटर जो है वो पानी का प्रयोग हो रहा है 1 लीटर जो है एथेनॉल निकालने में। और ये शायद सबसे गंभीर पर्यावरणीय बहस है। भारत पहले से ही जो है वो जल को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस का सामना कर रहा है, और ऐसे में सवाल उठता है कि यदि बड़े पैमाने पर एथेनॉल उत्पादन बढ़ेगा तो पानी की मांग कितनी ज्यादा बढ़ेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न फसलों से एथेनॉल उत्पादन का अगर हम वाटर फुटप्रिंट लें तो कुछ आकलन ये कहते हैं कि 1 लीटर एथेनॉल के लिए लगभग 10,790 लीटर जो है वो आपको पानी चाहिए, जो कि चावल के लिए है, मक्का के लिए और गन्ने के लिए भी आंकड़े कुछ यही हैं। और इसी वजह से जो है वह विशेषज्ञ पूछते हैं कि क्या ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की कोशिश में हम जल सुरक्षा पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाल रहे हैं। सबसे चौथा विवाद अगर हम बात करें तो फूड वर्सेस फ्यूल का है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अगर किसानों को एथेनॉल के लिए गन्ना और मक्का उगाने का बेहतर बाजार मिलने लगा तो क्या वो दूसरी फसलों का कम उगाएंगे, और यदि ऐसा होगा तो दाल, तिलहन या अन्य खाद्यान्न उत्पादन को जो है वो प्रभावित किया जा सकता है या वो प्रभावित हो सकता है। सत्य भारत में पहले से ही खाद्य तेल और कई प्रकार के दालों का आयात किया जाता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऊर्जा नीति और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक और विवाद का कारण है वो है राजनीतिक आरोप और हितों का टकराव। जैसा कि मैंने कहा कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस नीति से कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, और इस आरोप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। हालांकि नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका परिवार का हिस्सेदारी देश के कुल इथेनॉल में 0.5% से भी कम है, इसलिए हितों का टकराव जो है वह का जो आरोप है वह निराधार है। यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल ईंधन नीति नहीं है, यह तकनीक, कृषि, जल संसाधन, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इन सभी का संगम है। लेकिन क्या दुनिया के दूसरे देश भी यही रास्ता अपना रहे हैं? अगर हाँ अपना रहे हैं तो उन्हें सफलता क्या मिली है, क्या समस्या सामने आई है, इस पर भी हमें चर्चा करना है। साथियों, अब एक सवाल जो हमारे नेपाल के दर्शकों के मन में जरूर आ रहा होगा, क्या भविष्य में नेपाल भी भारत के राह पर चलकर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएगा? साथियों, इसका जवाब जो है इससे सीधा इनकार करने की संभावना नहीं बन रही। लेकिन फिलहाल नेपाल की स्थिति भारत से अलग। नेपाल अपने अधिकांश पेट्रोलियम जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, यानी नेपाल में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल मुख्य रूप से भारत की आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से पहुंचता है। ऐसे में भारत के ईंधन मानकों में होने वाले बदलाव पर नेपाल की भी स्वाभाविक रूप से नजर रहती है। हालांकि नेपाल अपने अलग ईंधन नीति बना के रखा हुआ है, गुणवत्ता का मानक उसका अलग है, उसके जो नियामक निर्णय हैं वो स्वयं तय करता है, इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि भारत में जो लागू हो रहा है नेपाल में स्वतः लागू हो जाएगा। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को अगर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। नेपाल के तराई क्षेत्र में गन्ने और मक्का दोनों की खेती होती है, और यही दोनों फसल एथेनॉल के उत्पादन में प्रमुख स्रोत है। अगर आने वाले वर्षों में नेपाल अपने बायोफुल नीति को विस्तार देता है तो किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत बन सकता है और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही वही सवाल नेपाल के सामने खड़ा होगा जो भारत के सामने है। देश के पास पर्याप्त जल संसाधन है, खाद्यान्न उत्पादन पर दबाव बढ़ेगा, क्या पुरानी मोटरसाइकिल और कारें अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को के लिए तैयार है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस बदलाव का लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा या फिर केवल नीति ही बदलेगी लेकिन ईंधन की कीमतों क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग वैसे की वैसी रहेगी। यानी भारत जिस बहस पे आज गुजर रहा है, संभव है कि आने वाले वर्षों में नेपाल भी उसी तरह के सवालों का सामना करेगा। अब सवाल यह है कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग में इतने फायदे भी हैं और इतनी चुनौतियां हैं तो समाधान क्या हो सकता है। साथियों, कई ऊर्जा विशेषज्ञों की बात करें या ऊर्जा विशेषज्ञों के अलावा ऑटोमोबाइल्स उद्योग से जुड़े जानकारों की बात करें या नीति विश्लेषकों के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि चरणबद्ध और विकल्प आधारित बदलाव जो है किया जाए। तीसरा, वो कहते हैं कि अधिक पारदर्शिता जो है वो लाया जाए। चौथा, वो कहते हैं उपभोक्ता को भी जो है वो लाभ दिखना चाहिए। पांचवा, कहते हैं कि सेकंड जनरेशन इथेनॉल पर जो है वो जोर देना चाहिए, जैसे पराली, धान की भूसी, गन्ने की खोई, बांस, जिससे कि कृषि के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा खाद्यान्न फसलों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ना बने। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि क्या एथेनॉल भारत के लिए वरदान है या फिर एक नई समस्या। सत्य, इसका जवाब इतना आसान नहीं। अगर हम केवल ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो एथेनॉल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकता है। इससे विदेशी तेल की निर्भरता कम हो सकती है, विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकती है, किसानों के लिए नया बाजार भी तैयार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एथेनॉल उत्पादन बिना संतुलित योजना के बढ़ता है तो पानी की उपलब्धता, खाद्यान्न सुरक्षा, पुराने वाहनों की तकनीकी चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण। यानी असली सवाल ये नहीं है कि एथेनॉल सही है गलत, असली सवाल ये है कि भारत इसे किस तरह से लागू करता है। अगर नीति विज्ञान, पारदर्शिता, तकनीक और उपभोक्ता के हितों के बीच संतुलन की बात हो रही है तो यह भारत की ऊर्जा क्रांति का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगा।
लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो यह नीति नए विवादों और नई चुनौतियों को जन्म दे सकती है। और यही कारण है कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम केवल एक ईंधन नीति नहीं है, यह आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कृषि नीति, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता की भी परीक्षा है। नेपाल और दक्षिण एशिया के लिए इसका क्या अर्थ है, ये जो प्रश्न है, अगर हम देखें तो नेपाल और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दर्शकों के लिए भी एक बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र के सामने एक चुनौती होगी कि विदेशी तेल के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए, स्वच्छ ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाए, और ये सब करते हुए आम नागरिक के जेब पर अतिरिक्त बोझ कैसे ना पड़े। भारत इस दिशा में एक बड़ा प्रयोग कर रहा है, तो इस प्रयोग की सफलता या असफलता केवल भारत नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इथेनॉल की कहानी सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं, ये भविष्य की ऊर्जा, भू राजनीति, आर्थिक सुरक्षा की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी कमेंट में अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिए कि क्या आपको लगता है कि E20 भारत के लिए सही कदम है या इस नीति में अभी और सुधार की आवश्यकता है। मैं आपके विचारों को पढ़ूंगा और उन पर चर्चा भी करूंगा। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।